Hey viewer, how are you all? I hope that you will be fine. Sorry for the delay in the video. आज का टॉपिक मैंने एक छोटे से वीडियो क्लिप से स्टार्ट किया है। जब भी आजकल आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, टेलीग्राम चला रहे हैं या कुछ भी चला रहे हैं, आप एक वर्ड ज़रूर सुन रहे हैं, रफ़ेल। हर जगह रफ़ेल, 29 को रफ़ेल आएगा। आप न्यूज़पेपर पे ये हेडलाइन देख रहे हैं, भारत की धरती को चूमेगा, कहर बरपाएगा, घातक मिसाइल से लैस, रफ़ेल रफ़ेल रफ़ेल, हर जगह रफ़ेल। आखिर ये रफ़ेल है क्या? आखिर क्या इसका स्पेसिफिकेशन है जो रफ़ेल को इतना हाईलाइट किया जा रहा है? आज की वीडियो में हम लोग इसके बारे में पूर्ण रूप से देखेंगे। क्या है रफ़ेल, क्या है इसकी टेक्नोलॉजी, कैसे वर्क करती है और कैसे ये J-20 और F-12 जो कि पाकिस्तान के पास फाइटर जेट है उससे बेहतर है, और क्या है इसकी जनरेशन। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये रफ़ेल आखिर चर्चा में क्यों है। इसकी अगर हम बात करें तो आज से 23 साल पहले यानी कि 1997 में हमारे सरजमी पे रसिया से सुखोई 30 आया था। क्या आया था? सुखोई 30। ये पोर्ट करवाया था। उस समय इंडियन एयरफोर्स की जो स्थिति थी वो दयनीय थी, यानी कि कुल मिला के अत्याधुनिक लेजर सिस्टम, वेपन सिस्टम, मिसाइल सिस्टम इनके पास नहीं था। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग अपने देश के पड़ोसी को बदल नहीं सकते। हमारे देश के जो पड़ोसी हैं, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, उन लोगों ने विस्तारवादी नियम अपनाया था। करगिल युद्ध 1999, चाइना से युद्ध और काफ़ी ऐसे युद्ध हुए हैं जिनमें इंडियन एयरफोर्स को मजबूती की ज़रूरत पड़ी। तो इसीलिए मजबूती देने के लिए हमने फ्रांस से 2016 में डील साइन की थी, जो कि इंटर गवर्नमेंट डील थी। मैं आगे वीडियो में डिस्कस करूंगा इंटर गवर्नमेंट डील क्या थी। इसमें कुल मिला के 36 रफ़ेल को लाने की बात कही गई थी, जो कि फ्रांस द्वारा बनाया गया था। तो आइए हम लोग समझते हैं रफ़ेल की कुल क्या है, इसके स्पेसिफिकेशन, क्यों ये आया, किस लिए ये आया, कहाँ पे इसका यूज हुआ, इंडियन एयरफोर्स को किस तरह ये मजबूती प्रोवाइड किया। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं दसॉल्ट रफ़ेल। रफ़ेल का पूरा नाम क्या है? दसॉल्ट रफ़ेल। इसको फ्रेंच वर्ड में क्या कहते हैं? गस्ट ऑफ विंड। क्या कहते हैं इसको? गस्ट ऑफ विंड और बर्स्ट ऑफ फायर। गस्ट ऑफ विंड का मतलब होता है हवा का झोंक, और बर्स्ट ऑफ फायर मतलब होता है आग की तरह विस्फोटक। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि ये किस टेक्नोलॉजी पे बना है। ये सबसे पहले फ्रेंच टेक्नोलॉजी पे बना है। ट्विन इंजन इनमें है लगा हुआ, दो तरह का इंजन इसमें लगा हुआ है। कनाड डेल्टा विंग है, जो विंग इसका बना हुआ है वो कनाड डेल्टा विंग है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। अब ये मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट क्या होता है? सबसे पहले कोई भी एयरक्राफ्ट होता है वो या तो सिंगल वे से प्ले कर सकता है, मिसाइल सिस्टम अटैक कर सकता है, वो या तो होता है क्विक रिएक्शन मिसाइल सिस्टम, या तो वो एयर टू एयर युद्ध कर सकता है या एयर टू लैंड कर सकता है। कुल मिला के वो एक ही डायरेक्शन में या एक ही आपकी सिचुएशन में वो मिसाइल सिस्टम को इंजेक्ट कर सकता है या वो एयरक्राफ्ट को ध्वस्त कर सकता है। लेकिन इसमें है मल्टी डायरेक्शन, यानी कि ये क्विक रिएक्शन मिसाइल सिस्टम का भी काम कर सकता है, एयर टू एयर भी वॉर कर सकता है और एयर टू वाटर भी वॉर कर सकता है। इसकी अगर रेंज की बात करें तो इसकी जो रेंज देखी गई है वो है 3700 किलोमीटर। ठीक है। और अगर इसको बनाया है गया है डिसॉल्ट एविएशन द्वारा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, ये डिसॉल्ट एविएशन द्वारा बनाया गया है। अब हम इसकी अगर वेट की बात करते हैं तो वेट ये बिना एयर वेपन सिस्टम के 10 टन का है। ठीक है, बिना एयर सिस्टम का, एयर वेपन सिस्टम का। अगर हम इसमें एयर वेपन सिस्टम या मिसाइल सिस्टम फिक्स कर देते हैं तो इसका वेट हो जाएगा आपका +15 टन, यानी कि ये कितना हो जाएगा?
25 टन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के अगर हम इसका ओवरव्यू जानते हैं तो सबसे पहले क्या है, ये फ्रेंच टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, ट्विन इंजन ब्लेड है, कैनॉट डेल्टा विंग है, मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। रेंज की बात करें तो 3700 किलोमीटर है। वेट की बात करें तो 10 टन है विदाउट एयर वेपन सिस्टम। अगर हम इसमें मिसाइल सिस्टम को ऐड करते हैं तो ये आपका 25 टन के बराबर हो जाएगा। और खास मेन बात इसकी बनाने वाली कंपनी कौन है, डिसॉल्ट एविएशन। ठीक है, इतना तो आप ये जान गए। अब आइए हम बात करते हैं कि इसकी हिस्ट्री के बारे में, कहाँ कहाँ ये यूज़ हुआ, किस कंट्री में अभी रफेल है, क्या है, क्या है S-400, क्या है स्टीलर, सब इसमें हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं रफेल की, तो रफेल अभी से एट प्रेजेंट 4 कंट्री के पास है। 3 थे पहले, अब तो इंडिया इसमें ऐड हो गया है, तो ये 4 थे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये इजिप्ट के पास है, फ्रेंच के पास है, बट ऑब्वियस है जो बना रहा है उसके पास तो होगा ही, कतर के पास है, और अभी इंडिया इसमें ऐड हुआ है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो इजिप्ट है, कतर है, इन्हें रफेल जो प्रोवाइड हुआ है वो इंडिया से कम दाम में हुआ है। खैर ये तो डिप्लोमेसी है, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है, इस पर हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे कि क्यों हुआ है, बट इंडिया को ये अत्यधिक कॉस्ट में प्रोवाइड हुआ है। और जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था, ये इंटर गवर्नमेंटल डील है। अब ये इंटर गवर्नमेंटल डील ये एक तरह का ग्रुप के विद इन डील हुआ है। जैसे कि हमारे पास G7 ग्रुप है, D10 ग्रुप है। हमने S-400 मिसाइल सिस्टम रसिया से डील की थी, लेकिन डील में ज़रा सा डिले हो गया। अब ये डिले के कारण प्रभाव ये पड़ा कि इंडिया को फ्रांस को यह दबदबा डालना पड़ा कि उसे रफेल फाइटर जेट चाहिए। 2021 तो ठीक है, 2021 में आप 36 रफेल प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन अभी कुल मिला के कम से कम 5-10 जितना भी हो आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इसके मद्देनज़र रखते हुए फ्रांस ने 10 रफेल तैयार किए। कितने रफेल तैयार किए, 10 रफेल तैयार किए। अब ये 10 को किस तरह आवंटित किया जाए, ये देखने वाली बात थी। तो उन्होंने किया क्या, उन्होंने एक अच्छा, मतलब एक अच्छा मूव कहा जाए तो उन्होंने किया क्या कि जो 5 रफेल सिस्टम है, फाइटर जेट सिस्टम है, उसे वो इंडिया भेज दिए। ठीक है, और 5 जो बचे हुए हैं उसे वो फ्रांस ही में रखे, ताकि उसमें जो इंडियन एयरफोर्स जो भी है, इंडियन एयरफोर्स हैं, वो आके यहाँ पे ट्रेन हो सके। वो आके यहाँ पे हमारे जो रफेल फाइटर जेट सिस्टम है उसकी टेक्नोलॉजी को समझे और उसे किस तरह कैसे यूज़ किया जाता है वो सब यहाँ पे आके चेक करें और साथ ही साथ ट्रेनिंग करें। ठीक है, तो अगर हम रफेल की स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं तो इसे रखा कहाँ जाए, तो इसे रखने के लिए 17 स्क्वाड्रन में रखा गया। और साथ ही साथ अगर हम रफेल की एक सबसे अच्छी स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं तो वो है AESA, यानी कि एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैम अरे। और साथ ही साथ ये 4.5 जनरेशन का मिसाइल सिस्टम से लैस है और ये फाइटर जेट है। तो आइए हम बात करते हैं कि इसका ओरिजिनेशन कहाँ है, ये कहाँ से आया। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो रफेल फाइटर जेट है वो सुपरसोनिक फाइटर जेट है। ठीक है, अब ये सुपरसोनिक में एक चीज़ सबसे ड्रॉबैक ये है कि इसकी जो फ्यूल टैंक है वो छोटी है। अब ये फ्यूल टैंक छोटी है तो अगर मान लीजिए कि फ्रांस से अगर इंडिया में आना है तो सबसे जाहिर सी बात है कि फ्यूल की जो कैपेसिटी होगी वो ज़्यादा होनी चाहिए। अब ज़्यादा होनी चाहिए लेकिन वो तो पॉसिबल है नहीं। तो किस तरह से पॉसिबल होगा, या तो ये कर सकते हैं कि एक जगह इसका दूसरा बेस बनाया जाए जहाँ इसे रोका जाए, वहाँ पे फ्यूल को रिचार्ज करवा के फिर लैंडिंग फिर उसको टेक ऑफ करवाया जाए। तो यही सेम केस हुआ। सबसे पहले ये फ्रांस के एक एयर बेस जिसका नाम है बौधो, वहाँ से ये लैंड किया और साथ ही साथ ये 2 टैंकर के साथ आया था। ध्यान रखेंगे, एक टैंकर था A330 मल्टी रेज टैंकर और दूसरा था I-78 टैंकर। ठीक है, तो ये 2 टैंकर के साथ लैस हुआ था। आप एक चीज़ ज़रूर देख रहे होंगे
कि अभी पिक्चर में 5 और 2, यानी कि 5 राफेल थे और 2 सुखोई थे और साथ ही साथ टैंकर से भी ये लैस थे। ठीक है, तो 2 टैंकर थे, ये फ्रांस से आके अल द्राफा जो कि यूएई में पड़ता है वहाँ के बेस पे गए और यूएई के बेस से ये अंबाला के लिए टेक ऑफ किए। ठीक है, कहाँ के लिए टेक ऑफ किए? ये अंबाला के लिए टेक ऑफ किए, यहाँ ये अंबाला। अब ये देखने वाली बात है कि जो अंबाला है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट लोकेशन पे पड़ता है। कैसे इम्पोर्टेंट लोकेशन पे पड़ता है? तो ये देखिए, यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ पे अफ़गानिस्तान है, इधर तुर्कमेनिस्तान होंगे। ठीक है, और इधर की बात करते हैं, ये इधर चाइना होगा, ये म्यांमार, ये इधर थाईलैंड। तो कुल मिला के ये अंबाला बेस पे इसे क्यों टेक ऑफ किया गया? सबसे पहली बात है, मैंने डिस्कस किया है, हम कभी भी अपने पड़ोसी को बदल नहीं सकते। ये देखिए, हमारा चाइना पड़ोसी हो गया, ये पाकिस्तान, दोनों ही की जो नेचर है विस्तारवादी नेचर है। तो इसलिए इसे ऐसे जगह पे प्लेस ऑफ किया गया जहाँ से इस मिसाइल सिस्टम को, मिसाइल सिस्टम, फाइटर जेट जो भी है, दोनों इसमें इंक्लूड है, उसे तुरंत एक्टिवेट किया जा सके। ठीक है, इसलिए इसे अंबाला कैंट पे चुना गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं राफेल की कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में, क्यों इसे चाइना के J-20 और पाकिस्तान के F-12 फाइटर जेट से कंपेयर किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम ये बात कर चुके हैं, राफेल एक फाइटर जेट है और साथ ही साथ इसका एक मेन और स्पेसिफिकेशन ये है कि ये मिसाइल सिस्टम अपने साथ कैरी ओवर कर सकता है अप टू 15 टन, यानी कि कुल मिला के 25 टन तक ये कैरी ओवर कर सकता है, क्योंकि साथ में इसका 10 टन का वेट ऐड होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे एक खास चीज़ ये है कि ये मेटॉर, जो ये आपका मेटॉर सिस्टम है, मिसाइल सिस्टम है, वो कैरी कर सकता है। ये एक स्पेसिफिकेशन है इसकी, क्योंकि स्कल्प सिस्टम और मिका सिस्टम ये तो कोई भी फाइटर जेट आराम से कैरी ओवर कर सकते हैं, जो कि चाइना के J-20 भी कैरी कर रहे हैं, लेकिन ये जो मेटॉर है, मेटॉर नहीं कैरी कर सकते। ये मेटॉर जो है 4.5 से लेके 5 जनरेशन के बीच ही में ये आपको स्पेसिफिकेशन मिलता है। अब ये मेटॉर क्या है? सबसे पहले अगर बात करेंगे, कोई भी रडार है, ठीक है, कोई भी रडार है, रडार सिस्टम से ये बच के आराम से ये निकल सकता है। मीन्स टू से दैट कोई भी अगर थ्रेट है, अगर ये थ्रेट से बचने में काफ़ी हद तक ये पॉसिबिलिटी है कि ये थ्रेट से बच जाए, क्योंकि इसमें इनविजिबल सिस्टम लगा है। ठीक है, एयर टू एयर मिसाइल तो है ही, और साथ ही साथ इसमें इनविजिबल सिस्टम है, यानी कि वो थ्रेट से आराम से छिप सकता है, यानी थ्रेट को ये चकमा आराम से दे सकता है। साथ ही साथ ये अगर हम बात करें मेट्योर की, ये एक मिसाइल सिस्टम है जो कि 3.7 मीटर लॉन्ग है और 190 केजी तक ये वेट उठा सकता है। मतलब इसका 190 केजी वेट है जो कि आपका अटैच हो सकता है राफेल में। ठीक है, तो अगर मेट्योर की बात करें तो मेट्योर की कंपैरिजन हम लोग चाइना के PL-70 से PL-15 से कर रहे हैं। अब ये PL-15 में बात करें तो मेट्योर की मैंने खास स्पेसिफिकेशन बताई है कि ये विजिबल नहीं हो सकता है, दूसरा है एयर टू एयर मिसाइल है। ठीक है, अब PL-17 की बात करें तो PL-17 में एक चीज़ है कि PL-70 300 केजी तक ले जा सकता है ये, लेकिन इसकी अगर हम बात करें तो ये ओनली 100 केजी तक कैरी ओवर कर सकता है, यानी कि PL-70 300 केजी तक कैरी कर सकता है। यानी कि बात है कि इसका वेट ज़्यादा होगा, और वेट ज़्यादा होगा तो कुल मिला के और भी जो मिसाइल सिस्टम है उसे एक्सक्लर्ड करना पड़ेगा, यानी एक स्लॉट पे एक ही मिसाइल सिस्टम अटैच करना पड़ेगा। इसमें 100 केजी है, यानी कि कुल 3 ये ऐसे मेट्योर लगा सकते हैं, लेकिन यह एक ही आपका PL-70 लगा सकता है, यहाँ पे ये ड्रॉबैक खा जाता है। और दूसरी की बात करें तो जो एस्केप रेंज है, अभी एस्केप रेंज क्या होता है, ये इसका जो राफेल का एस्केप रेंज है वो 60 किलोमीटर है। अब ये एस्केप रेंज होता क्या है? सपोज कीजिए कि जो मिसाइल सिस्टम है, मिसाइल सिस्टम ये है, मिसाइल सिस्टम ये है। अब ये मिसाइल सिस्टम में होता क्या है
कि एस्केप रेंज, यानी जब मिसाइल इंजेक्ट आउट करता है तो इसके जो आसपास के जितने भी जो फाइटर जेट्स है या फाइटर एयरक्राफ्ट है उसको वो ध्वस्त कर सकता है। तो ये जो मेट्योर सिस्टम में, मेट्योर मिसाइल सिस्टम में है, 60 किलोमीटर तक जितने भी उसके एयरक्राफ्ट्स हैं, जो भी थ्रेट एयरक्राफ्ट्स है उसको वो डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ये हुआ मेट्योर का। मीका की बात करें तो ये भी कुल मिला के 200 या 300 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है। इसकी लेंथ 3.1 मीटर है। स्कल्प की बात करें तो ये 1300 केजी का है और इसकी भी मारक क्षमता कुल मिला के वहीं 400 से लेके 500 किलोमीटर तक है। अगर हम स्काल्प की बात करते हैं तो स्काल्प में ये बालाकोट में जो भी हमारा सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, चुटकी भर में ये पूरे उस एरिया को ध्वस्त कर सकता था अगर स्काल्प की टेक्नोलॉजी उस समय रहती तो सबसे इम्पोर्टेंट बात हमें ये देखना है कि ये कैसे अलग है। राफेल जो फाइटर जेट है वो कौन सा ऐसा स्पेसिफिकेशन है जिससे वो सारे फाइटर जेट से अलग है। तो सबसे बड़ा स्पेसिफिकेशन इसका ये है स्टेल्थ का। स्टेल्थ एक ऐसा स्पेसिफिकेशन है जिसको सारे फाइटर जेट से अलग करता है। अब ये डिफरेंसेस क्या है? सबसे पहले ये है कि लेजर थ्रेट, रेडियो फ्रिक्वेंसी थ्रेट, सारे थ्रेट से यह खुद को बचा सकता है। यानी कुल मिला के कोई भी ऐसा थ्रेट आ रहा है जो कि लेजर से रिलेटेड है, जो भी फ्रिक्वेंसी से रिलेटेड है, जो भी इस तरह से जो भी थ्रेट आते हैं उनसे ये खुद को बचा सकता है। ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो कि थेल्स ग्रुप द्वारा निर्माण किया गया था और ये ऐसा टेक्नोलॉजी किसी भी फाइटर जेट में नहीं है। तो यही एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो राफेल को सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे अलग बनाता है। अब हम बात करते हैं कि जो राफेल इतनी जो डिस्कशन हो चुकी है, क्या इसका कभी टेस्टिंग हुआ है? क्या ये कभी कोई भी युद्ध में, ऐसा गृह युद्ध में काम आया है ताकि हम समझ सके कि हाँ भाई ये इतना इम्पॉर्टेंट है और ये इतना पावरफुल है? ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इसका जो यूजेज हुआ था वो लीबिया में, अफ़गानिस्तान में, इराक में, ईरान और सीरिया के होम वॉर में हुआ था। ठीक है, तो अफ़गानिस्तान की बात करें, जो भी हमारा अफ़गानिस्तान है वहाँ पे 2006 में इसका इस्तेमाल किया गया था तालिबानी के खिलाफ। फिर हम लीबिया की बात करें तो लीबिया यहाँ पे पड़ता है। तो लीबिया की बात करें तो लीबिया में 2011 में इसका इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, और जो सीरिया और इराक है, ये जो पोर्शन है यहाँ पे ऑपरेशन कैमल करके हुआ था जहाँ पे इसका राफेल का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, और मज़ेदार बात यह है कि चुटकियों में यह टारगेट को सेट कर लिया था, यानी कि चुटकियों में टारगेट को ये डिफेक्ट कर दिया था। और यहीं पे एक इंटरेस्टिंग बात आई थी कि जो 4.5 जनरेशन है वो 5 जनरेशन से काफ़ी बेहतर है। 2009 में ये डिस्कशन हुआ था। अब ये 4.5 फाइटर जेट जनरेशन और 5 वर्जन फाइटर जेट जनरेशन एक दूसरे से अलग कैसे हैं ऑन द पेपर? क्योंकि ये सारे जो स्पेसिफिकेशन है ऑन द पेपर होते हैं, बाद में ये टेस्ट किए जाते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कैसे ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अगर हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं जब राफेल की, तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चाइना के J-20 और पाकिस्तान के F-12 से, जो कि इसको अमेरिका द्वारा मिला था। और ये J-20 खुद चाइनीज़ द्वारा बनाया गया था, चेंगडू एयर स्पेस कॉरपोरेशन द्वारा। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि कैसे जो भी राफेल है, कैसे इतने स्पेसिफिकेशन 4.5 जनरेशन है वो 5 जनरेशन वाले स्पेसिफिकेशन से कैसे अच्छा है। तो चाइनीज़ चेंगडू की बात करते हैं तो J-20 जो भी है फाइटर एयरक्राफ्ट है वो आपका 5th जनरेशन का है।
अब ये फिफ्थ जनरेशन में होता क्या है, फिफ्थ जनरेशन में सबसे पहले तो इसके पास भी स्टिल्ट टेक्नोलॉजी है, लेकिन ये बस ऑन द पेपर के लिए है, क्योंकि 2009 में जब ये प्रैक्टिस किया गया था तो ये रडार और रेडियो फ्रिक्वेंसी को डिटेक्ट नहीं कर पाया था, और सामने से राफेल इसे शूट आउट कर दिया था यही सेम टेक्नोलॉजी देके। तो कुल मिला के यहाँ स्टिल्ट टेक्नोलॉजी यहाँ का फेल हो जाता है। और चाइना की बात करते हैं तो चाइना के जो भी सुखोई SU-27 जो कि अभी हाल फिलहाल डेवलप हुआ है, SU-30 MKK, चेंगरू J7, चेंगरू J10, ये जितने भी हैं ये सारे वर्जन 5 यानी फिफ्थ जनरेशन के हैं। ये सब में स्टिल जनरेशन फेल कर गया। क्यों फेल कर गया? क्योंकि इनके पास कोई भी लेजर डिटेक्शन नहीं था, लेजर थ्रेड डिटेक्शन नहीं था, रेडियो फ्रिक्वेंसी डिटेक्शन नहीं था, कुछ नहीं था। और मेन बात फेल करने का ये रीज़न था क्योंकि ये जो है, जो J20 चाइना के हैं, ये एक कॉपी करके बनाए गए थे किनके, F-22 मिसाइल सिस्टम और F-35 मिसाइल सिस्टम के, जो कि अमेरिका के हैं। क्योंकि ये देखिए, ये तो सीधे सीधे F-22 और F-35 का कॉपी कर लिए। और मैंने बताया था स्टेल टेक्नोलॉजी थेल्स ग्रुप का काफ़ी रिसर्च के बाद बना था। तो ये जो स्टेल टेक्नोलॉजी है यहाँ पे मिसमैच कर गया, इसलिए इसका जो फिफ्थ जनरेशन का मॉडल है 4.5 जनरेशन से कम नापा जा रहा है। और साथ ही साथ मैंने पहले ही डिस्कस किया था, क्योंकि इसके सामने ट्विन इंजन है, ट्विन इंजन इनके पास भी है, लेकिन इसकी जो कैपेसिटी है इंक्लूडिंग की, जो मिसाइल सिस्टम ले जाने की, वो काफ़ी ज़्यादा है। और AESA भी इनके पास अवेलेबल है, जो कि हमारे राफेल सिस्टम में लगते हैं। अब हम एक बात करते हैं कि मैं पाकिस्तानी की बात कर रहा हूँ, जो F-16 उनके पास है, जो कि अमेरिका द्वारा दिया गया है। अब वो F-16 पे क्यों डिपेंडेंसी है? वो चाहते तो F-17 भी यूज कर सकते थे, जो कि चाइना द्वारा उन्हें प्रिवेंट है। जब फरवरी 27 में 2019 में जब उन्होंने इंडिया पे बॉम्बिंग करने की कोशिश की थी पाकिस्तान में, तो वो JF-17 को पीछे रखा था। वो चाहते तो JF-17 को आगे रखते, क्योंकि ये चाइनीज़ फाइटर जेट था, लेकिन उन्होंने F-16 को आगे क्यों रखा? क्योंकि उन्हें पता था कि ये चाइनीज़ जो भी फाइटर जेट्स है वो कभी भी धोखा दे सकते हैं। और F-16 में टेक्नोलॉजी जो भी आपकी मिसाइल सिस्टम थी वो काफ़ी हैवी थी, उनमें लोकेशन, उनमें जो भी GPS टेक्नोलॉजी थी काफ़ी हाई थी, और चाइना की GPS टेक्नोलॉजी पे ये भरोसा नहीं कर सकते थे। इसलिए हमारे जो एयर चीफ है धानुआ, उन्होंने ये कहा था कि जो भी J20 है उनसे मच मोर ज़्यादा बेहतर हमारा राफेल है, और जो भी F-16 है उससे मच मोर ज़्यादा आपका राफेल पावरफुल है। तो कुल मिला के ये देखा जाए तो राफेल एक तरह का फाइटर जेट हो गया, 4.5 वर्जन का फाइटर जेट है। मिसाइल सिस्टम इसमें इंक्लूड है, अप टू 15 टन तक आप इसमें मिसाइल सिस्टम इंक्लूड कर सकते हैं। चेंगरू J7, चेंगरू J10, चेंगरू J20, सुखोई SU-30, सुखोई 30 MKK, सुखोई 355 से काफ़ी बेहतर टेक्नोलॉजी है। PLA-17 से भी ये काफ़ी बेहतर टेक्नोलॉजी है। साथ ही साथ ये 4.5 जनरेशन होने के साथ साथ फिफ्थ जनरेशन से भी काफ़ी हद तक स्ट्रांग है। अब हम आते हैं, एक कंक्लूज़न हम देखते हैं। अब ये मैंने काफ़ी जगह देखा है कि हाँ, अब राफेल आ गया, इंडिया मजबूत हो गया, इंडियन एयरफोर्स आर्मी काफ़ी मजबूत हो गई, अब अटैक तुरंत कर देना चाहिए, ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए। भावनाओं, जो पारंपरिक भावना है वो लोगों में उमड़ उमड़ के आ रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जय घोष एक तरह से ठीक रहता है, जय घोष की भावना एक तरह से ठीक रहती है, लेकिन किसी भी चीज़ का कहा जाए तो एक लिमिट होता है। शो ऑफ, हर जगह शो ऑफ काम नहीं आता। ये एक ऐसा सिचुएशन है, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इन दोनों की जो भी प्लानिंग है उन्हें गुप्त रखना चाहिए। क्योंकि अगर हम पूरे दुनिया को दिखा रहे हैं तो ये तो मतलब नहीं होता। चुपचाप भी काम किया जा सकता है, चुपचाप ही। कभी कभी एक ऐसा कहावत है कि शेर को भी पीछे आना पड़ता है। तो चुपचाप हम लोग ये सब सारे भी जयघोष ज़्यादा ना करते हुए भी हम अपने आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। तो कुल मिला के ये देखा जाए, चाहे हम जो भी चाइना की बात कर रहे हैं,
चाइना के J-20 की बात कर रहे हैं, तो हम चाइना से अभी कंपेयर कर रहे हैं राफेल को। तो एक चीज़ हमें नहीं भूलना चाहिए कि चाइना जो है, जो J-20 है उसकी खुद की देन है, यानी वो खुद बना सकता है। कभी भी अगर वॉर होगा तो वो खुद 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो एक तो पहली बात, राफेल उसे इतने महंगा कॉस्ट पे मिल रहा है, ठीक है। अगर हम दूसरी बात करते हैं तो समय भी लगेगा उसे आने में, ठीक है। तो सबसे पहले इंडिया को करना क्या चाहिए कि 2030 तक 200 फाइटर जेट्स बना लेने चाहिए, ठीक है। क्योंकि बोलने और करने में काफ़ी अंतर है, ठीक है। राफेल आ गया, ये आ गया, और हमारे पास अभी 21 MiG-29 भी आ रहे हैं, 64 अपाचे भी आ रहे हैं, और कई सारे एक ऐसे भी अत्याधुनिक मिसाइल सिस्टम हैं जो कि आ रहे हैं, ठीक है। 88 तेजस भी आ रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि HAL इतनी अच्छी हमारी कंपनी है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, DRDO, ये सब की मदद से हमें फाइटर जेट्स बना लेने हैं, ठीक है। और फाइटर जेट्स बनाने के साथ साथ जो 1/3 होगा वो हमारा 5th जनरेशन होना चाहिए, ठीक है। कुल मिला के ये देखा जाए तो अभी जो 21 MiG-29 आ रहे हैं वो अपग्रेडेशन पे हैं। सुखोई 30, अपाचे, जितने भी अभी फाइटर जेट्स आ रहे हैं सब अपग्रेडेड आएंगे। लेकिन हमारे सेना प्रमुख में और भी काफ़ी ऐसे फाइटर जेट्स हैं, जैसे सुखोई हो गया, आज से 27 साल पहले मैंने बताया था कि आया था, ठीक है। तो ये सब पुराने होते जा रहे हैं, अब इन्हें अपग्रेडेशन चाहिए। अपग्रेडेशन में उतना ही खर्चा लगेगा, तो क्यों ना अपग्रेडेशन का खर्चा बचा के यहीं पे HAL द्वारा इसे निर्मित किया जा सके। अब दूसरी सबसे लास्ट चीज़ आती है मेक इन इंडिया। ये इतना इम्पॉर्टेंट है जितना ऐसे समझिए, क्योंकि हमने अभी देखा कि कतर और इजिप्ट दो ऐसे देश हैं जहाँ पे कतर और इजिप्ट दो ऐसे देश हैं जहाँ पे कम दामों में राफेल की बिक्री हुई, लेकिन वहीं इंडिया में इसे ज़्यादा रकम में बेचा गया, क्योंकि शुरुआती दौर से इंडिया जो है ये एक मार्केट हब है। इंडिया एक मार्केट हब है। अगर हम 18वीं सदी से पहले की बात करें तो यहाँ पे खड़े मसाले के लिए ही यूरोपियन यहाँ पे आए थे। धीरे धीरे उन्होंने बाजार किया, क्योंकि वो जान गए कि इंडिया एक तरह का भरा भरपूर बाजार है, ठीक है। यहाँ पे आप काफ़ी अच्छे से कमाई भी कर सकते हैं। तो इसका सेम फ़ायदा फ्रांस भी उठा रहा है, ज़्यादा दाम पे बेच रहा है, क्योंकि वो पता है कि उसकी जो भी पड़ोस देश है उसकी विस्तारवादी की नियम है, नीति है। तो हम इससे कैसे बच सकते हैं? सबसे अच्छा मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट है जो कि लॉन्च किया गया है, इसे पूर्ण अमल करना पड़ेगा, ताकि हम जो भी अभी डिफेंस सिस्टम, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी जो भी है, उस सभी के तंत्र को मजबूत कर सके। मजबूत करने का मतलब ये नहीं कि आपके पास मिसाइल सिस्टम अच्छा हो जाए, आप दूसरे से इंपोर्ट करें मिसाइल सिस्टम, जी नहीं। ऐसे आप खुद भी क्रिएट करें। अगर चाइना को हम कितना भी क्रिटिसाइज़ कर ले, लेकिन उसकी जो J-20 मिसाइल सिस्टम है वो उसकी खुद की बनी है, उसकी प्रोडक्शन लाइन खुद की है। अगर प्रोडक्शन लाइन खुद की भी है तो एट ए वॉर जब होता है तो वो चाहे जितना भी चाहे वो यूनिट्स खुद का तैयार करके खड़ा कर सकता है, लेकिन इंडिया को डिपेंडेंसी करनी पड़ेगी उस समय। S-400 जो मिसाइल सिस्टम रसिया से आ रहा है उसके लिए भी अभी डिपेंडेंसी है, उसी को लेके ही अभी राफेल आपका तेज़ी से काम शुरू हुआ है, 2020 में आया, नहीं तो ये अभी 2021 में आने वाला था। तो कुल मिला के हमें हवा में बात नहीं करनी चाहिए, हमें एट अ ग्राउंड लेवल देखना चाहिए। मेरे वीडियो बनाने का यही मकसद है। मैं हर जगह राफेल 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 देख रहा हूँ। क्या है राफेल? आपको पूरी तरीके से समझना चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि आपको इंडिया को एक हैवी सपोर्ट मिल गया, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स की जो तंत्र थी वो काफ़ी कमज़ोर थी। सुखोई 30 वो एक ही थी, मिराज 2000 थी जो कि अपग्रेडेड वर्जन है, अभी यही राफेल अपग्रेडेड वर्जन है, ये सब थी। तो इन सबों से जंग तो जीती जा नहीं सकती थी। खैर इंडियन आर्मी पे इतना भरोसा है कि वो उनके पास करगिल में जो उन्होंने प्रूफ किया, बिना जैकेट के, वो जाके इतने ऊपर द्रास जैसे जगहों पे जाके जंग जीतना वो काफ़ी मुश्किल था। तो इंडियन आर्मी पे पूरा भरोसा है। फिर भी अस्त्र बिना लड़ाई नहीं की जा सकती, तो अस्त्र बनना चाहिए, वो इंडिया में भी बनना चाहिए और इम्पोर्टेड को कम करना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।